अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। आज का जो टॉपिक है वो है एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो एजेस हैं, अदवार हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उस हवाले से बात करेंगे। और ये कोई भी जो स्टूडेंट है लिटरेचर का, चाहे वो बीएस इंग्लिश का है, एमफिल का है, वो पीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है या एफपीएससी का या एनटीएस का, तो अगर वो ये एजेस के बारे में नहीं जानता तो ये समझें कि उसने अच्छे तरीके से लिटरेचर को स्टडी नहीं किया। तो यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आप यहाँ पे जो एजेस देखेंगे, इसमें जो मुख्तलिफ़ क्रिटिक्स हैं उनकी जो राय है वो मुख्तलिफ़ है। एजेस जो हैं 4, 5, 10 साल जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं। उसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप मुख्तलिफ़ बुक्स स्टडी करते हैं, नेट रेफरेंस से आप जो है वो नेट कनेक्शन से आप चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो थोड़ी सी वेरिएशंस आ सकती हैं और होती हैं। तो इसमें जो है आप लोगों ने परेशान नहीं होना। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ़ बुक्स और जो है वो मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस से मैंने चीज़ों को यहाँ पे गैदर किया है, ताकि चीज़ें जो है वो मैक्सिमम जो है वो नियर हों। ख़ास तौर पे जो टाइम पीरियड है उसके हवाले से जो है, कौन सी एज किस हद तक जो है, किस साल तक जो है वो जाती है और उसमें क्या क्या वाक़यात हुए। तो इसमें आज जो है हम सिर्फ इस लेक्चर के अंदर जो है एजेस के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी एज जो है कैसे जो है कब शुरू हुई और कब जो है उसकी कंप्लीशन जो है डेट है। लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट एज, एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब चूंकि हम इंग्लिश लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है ये 670 टू ऑनवर्ड 1100 जो है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है ये यहाँ ये इसकी ख़ास जो है वो डेट बनती है। तो इसमें इस पूरी की पूरी जो है वो टेन्योर के अंदर, एज के अंदर जो है, इसको मोस्टली जो है प्री इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। और ये इसको हम बेसिकली जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से यहाँ पे हम ये कहते हैं कि रूट काज है ये एंग्लोज़ की यहाँ पे आमद की। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को देखें तो लफ्ज़ इंग्लिश जो है ये एंग्लो जो है ट्राइब जो है ये वहाँ से ड्राइव्ड है। और आज भी जो इंग्लिश पीपल हैं वो अपने आप को एंग्लोस के नाम से जो है वो बड़ा याद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इस एज के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो लैंग्वेज डोमिनेंट थी वो लैटिन थी। और दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं ख़ास तौर पे यूरोप की जो हैं वो डोमिनेंट थी, जिसमें फ्रेंच भी थी, जिसमें जो है वो ग्रीक लैंग्वेज जो है वो भी था, उसका जो है वो असर जो है। और ख़ास तौर पे जो चर्च के हवाले से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका भी इस्तेमाल था। इस एज में इंग्लिश नहीं थी। तो सेकंड एज जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड को किन किन नामों से बोला जाता है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसको मिडल एजेस भी कहा जाता है, मिडीवियल एजेस भी कहा जाता है, डार्क एजेस जो है वो भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पे जो है ये एक जिसको कहते हैं कि ब्रिज एजेस भी कहा जाता है। उसके अलावा जो है लास्ट एजेस ऑफ इग्नोरेंस भी कहा जाता है। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो शुरू होता है 1100 से लेके 1500 तक। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चर्च की लैंग्वेजेस जो है वो इस्तेमाल हुई, किस तरह जो है वो लैटिन लैंग्वेज को यूज़ किया गया, नॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ किया गया, यानी कि फ़्रेंच लैंग्वेज जो है, नॉर्मल लैंग्वेज मीनिंग बाय दैट फ्रेंच लैंग्वेज जो है, इसके हवाले से। और इस में जो है वो ज़्यादा डार्क एजिस हवाले से, इग्नोरेंस के हवाले से बात है।
किस तरह जो है वो उस वक़्त के जो रिलीजियस जो होते थे चर्चिज़ के अंदर जो है वो लोग जो हैं किस तरह लोगों की सोल को करप्ट किया करते थे, उनके हवाले से यहाँ पे बात है। एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन जो है इसमें जो है वो ख़ास तौर पे जो रेवोल्यूशन है, 100 ईयर्स ऑफ वार है, उसका ज़िक्र है इस एज के अंदर जो है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो जो डेथ जो है वो प्लेग इंग्लैंड के अंदर आई, जिसमें तकरीबन जो है 3/4 जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक्सपायर हो गई। इस एज के अंदर जो है ज़्यादा फोकस हुआ जो है वो बाइबल को स्टडी करने का, उसके बाद जो है सेंट्स की लाइफ को स्टडी करने के हवाले से, उसके अलावा मॉरल मैसेजेस के हवाले से जो है वो बातें हुई। तो ये जो लास्ट टाइम्स है मिडल एजेस का, इसमें जो है वो इंग्लिश की तरफ जो है वो रुझान आना शुरू हुआ, जिसमें जो है वो जॉफरी चौसर जो है ये पहले नंबर पे आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट फेजेस ऑफ द मिडल एजेस में इंग्लिश लिटरेचर का जो आगाज़ है ये हुआ। इसके अलावा यहाँ इस एज के अंदर जो है बहुत सारी जो है बुक्स लिखने की तरफ जो है वो रुझान हुआ। कॉपीड लिटरेचर जो है वो मूव हुआ। और उसके बाद है जी थर्ड, द रेनेसेंस पीरियड, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीज़न। इसके बहुत सारे नाम हैं, बाकायदा मेरी एक इस पे वीडियो है रेनेसेंस के ऊपर जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी नाम है, 12-13 नाम है, जो हम जो है वो इसको एज ऑफ रेजरेक्शन भी कहते हैं इसके हवाले से। और इसको जो है एज ऑफ ह्यूमन एनलाइटनमेंट, एज ऑफ स्टडीज़, एज ऑफ माइंड भी कहा जाता है, और एज ऑफ मैन भी इसको कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, आप वीडियो ज़रूर देखें। ये तकरीबन जो है 1500 से लेकर 1600 तक इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस पे ज़्यादातर जो ऑथर्स हैं वो 1400 भी कहते हैं, 1400 से लेकर 1600 तक जो है। तो नेक्स्ट एज जो है द प्यूरिटन एज है। इस एज के अंदर जो है ज़्यादातर जो है जो अगेन लोगों ने विश की कि प्योरिटी की तरफ जाया जाए रिलीजन की, चूँकि रेनेसेंस एज के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन की कोशिश की गई, तो उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, और फिर यहाँ पे भी एक्सट्रीमिज़म जो है वो हमें मिलती है। तो प्योरिटन एज के अंदर जो है वो 1600 से लेके 1660 तक है। इसमें जो बड़ा नाम है जॉन मिल्टन है इस एज के अंदर जो है। और जॉन मिल्टन ने बड़ी जो है कोशिश की, दो ही वॉज ब्लाइंड फेलो। उसके बाद है द रेस्टोरेशन एज, ये 1660 से लेकर 1700 तक है। इस एज के अंदर जो है चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए जो है वो एफ़र्ट की गई कि कौन सी जो है वो कल्चर है उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए, किस तरीके से इंग्लैंड को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए। और इस एज के अंदर जो है वो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट जो है पैराडाइज रीगेंड के ऊपर काम हुआ। जॉन ड्राइडन एक बहुत बड़ा क्रिटिक जो है 18 इस एज के हवाले से, रेस्टोरेशन एज के हवाले से हमें जो है वो मिलता है। उसके बाद है 18th सेंचुरी लिटरेचर शुरू हो जाता है, ये 1700 से 1789 तक है। इसमें जो है वो इस एज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइड की गई। इसमें इस एज को आप ये समझें कि मुख्तलिफ ऑथर्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से जो है वो याद किया जाता है। और द क्लासिकल एज है, द ऑगस्टन एज है, एज ऑफ रीज़न है, एज ऑफ गुड सेंस है, द न्यू क्लासिकल एज है। आप देखें इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि जो क्लासिकल एज से मुराद क्या है कि क्लासिकल मॉडल्स की तरफ जो है वो दोबारा जाया गया, ऑथर्स की तरफ जाया गया, उनके टेक्निक्स को फॉलो किया गया। अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉ के अंदर इसको जो है काफ़ी हद तक जो है वो यूज़ किया। अगस्टन एज जो है, ठीक है, इसमें जो है वो अगस्टन एज की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया गया। रोमांस का एलिमेंट जो इसमें यूज़ किया गया। एज ऑफ रीज़न जो है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की तरफ इशारा किया गया, जो अथॉरिटी से क्वेश्चन है जो है वो उसकी तरफ
बात हुई जो है। और अगर हम देखें जो है इसके अंदर एज के अंदर जो है अलेक्जेंडर पोप जो है, ठीक है, तो वो भी उस वक़्त का जो वज़ीर इनका इंग्लैंड का जो वज़ीर आज़म था उससे क्वेश्चन हुए इसके अंदर जो है हर चीज़ की लॉजिक जो है वो पेश करने की बात हुई। एज ऑफ गुड सेंस जो है इस तरीके के साथ जो है जो एक अच्छी जो अच्छा लिटरेचर है उसको यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया। द न्यू क्लासिकल एक एज जो है एक नई जो है अगेन जो है वो क्लासिकल एज जो है वो बनाई गई जो है उस दौर की मुनासबत के लिहाज से। इसमें जोनाथन स्विफ्ट जो है बहुत बड़ा नाम जो है वो हम स्टडी करते हैं इसके अंदर जो है वो आए। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पैदाइश है वो भी इसी एज के अंदर हुई। उसके बाद एस टी कॉलरिज जो है वो भी इसी एज में आए। असल में इस एज में ज़्यादातर फॉर्म के ऊपर जोर दिया गया, कंटेंट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो सेक्रीफाइस किया गया। लेकिन इस एज ये जो 18th सेंचुरी लिटरेचर है इसका जो हाफ से नेक्स्ट है उसमें ज़्यादातर कंटेंट के ऊपर ये लोग आ गए। और इसी जो है वो लास्ट फेज़ में जाके जो है वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज जो है उन्होंने रोसोइस्टिक व्यूज़ जो हैं वो जब पेश किए तो फिर जो है वो एक नई चीज़ जो है वो सामने आई और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आगे चल के जो है वो बुनियाद बनी। तो इस एज के अंदर जो है स्टायर के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया, आयरनी के ऊपर ज़ोर दिया गया, हुमर के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया गया, वर्बल आयरनी जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर था। अगर हम इस एज को इस तरीके के साथ भी लें तो हमें जो है वो पता चलता है कि जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स है वर्ड्सवर्थ का वो एस टी कॉलरिज के साथ जो है वो एक कोलैबोरेटेड जो है वो वर्क किया गया। और इसमें जो वो नेचर की तरफ जो है वो दोबारा जो है वो जाने की कोशिश की गई, वो चीज़ जो है जो मिसिंग थी 18th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर। चूँकि वो फॉर्म के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते थे, वो कहते थे कि स्टाइल इज़ मैन जो है इसके ऊपर ज़्यादा बात की जाती थी। उसके बाद जो है वो लैंग्वेज इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट जो है उसके हवाले से बात होती थी। और आपको बताते चलें कि इसी एज के अंदर जो है पहली डिक्शनरी जो है इंग्लिश डिक्शनरी बाज़ाब्ता जो है डॉक्टर जॉनसन ने जो है वो मुरतब की। और इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो है वो एक बड़ा जो है वो ये एक अचीवमेंट थी जो है। और इसको जो है वो आज भी हम सराहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो है इस एज के हवाले से देखें तो ये एक ऐसी एज थी जिसने जो है वो दोबारा जो है ट्रेडिशन की तरफ जो है वो मूवमेंट जो है वो हमें मिलती है, पास्ट की तरफ जो है अपने कल्चर्स की तरफ जो है इंग्लैंड के और यूरोप के जो है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जो कोई भी जो ऑथर्स होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि अपने ट्रेडिशन को लेके चलें। और ये एक अच्छी बात भी है, अच्छी ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब ही अच्छी चीज़ है कि लिटरेचर के अंदर अच्छी ट्रेडिशन है। जैसे कस्टम्स होते हैं, अच्छी कस्टम्स को अडॉप्ट करना चाहिए। जो बैड कस्टम्स हैं, ठीक है, उसके उनको नहीं फॉलो करना चाहिए। सेम इस तरह लिटरेचर के अंदर अगर आपको अच्छी ट्रेडिशन कोई ऑथर दे रहा है उसको एक्सेप्ट करें और जो बैड वन है उससे इज्तनाब किया जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। किसी एज में कोई फ़िलासफ़ी डोमिनेंट हो जाती है, किसी में कोई जो है आइडिया डोमिनेंट हो जाता है। तो अब हम जो है वो सेवन्थ एज जो है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है। सॉरी, इसमें अगर आपको पहले एक और बात बताता चलूँ कि सिक्स एज जो है जब आपने इसको स्टडी करना है, प्रिपेयर करना है, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये जो पांचों आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो है इनके पोर्शंस आप बना लेंगे आर्ट के हवाले से, उस एज के हवाले से कि उसमें कौन कौन सी जो है वो काम किया गया, किस अंदाज से काम किया गया, सोसाइटी में क्या हुआ। देखिए, मैं कल्चर के अंदर भी जो बातें हो रही हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है वो जो आर्ट के हवाले से बातें हो रही हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ये समझें कि स्टडी करने का ये एक ख़ास मेथड है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से जब तक आप एजेस को क्लियर नहीं करते उतनी देर तक आप जो है वो हिस्ट्री को स्टडी नहीं कर सकते। उसके बाद है जी द रोमांटिक एज। ये शुरू होती है 1789 से 1832 तक। बहुत बड़े नाम इसके अंदर आए, बहुत बड़े इसमें जो है आप ये समझें कि लेक पोइट्स का इनमें ज़िक्र किया गया, यंग पोइट्स का इसमें जो है वो ज़िक्र किया गया जो है।
और ये एक ऐसे जो है इस एज के अंदर जो अगर हम देखते हैं यूरोप के अंदर बहुत सारी वबाएं हैं जिसमें टीबी बहुत बड़ी वबा थी और बड़े बड़े नाम इस एज के अंदर जो है आते हैं। बेसिकली ये एक एज जो है वो एक सोसाइटी के अंदर कोशिश की गई कि नेचर की तरफ जाया जाए, आर्टिफिशियल लाइफ से जो है वो एक ये रिजेक्शन था और ये एलिट क्लास के ख़िलाफ़ जो है वो एक बगावत भी थी। इन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हमें इसी एज में मिलता है। बहुत सारे ऑथर जैसे वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज थे, पहले ये बड़े ऑप्टिमिस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, लेकिन इसी एज के अंदर जो उन्हें मायूसी का सामना जो है वो करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे लोग दोबारा जो है वो वही काम करना शुरू कर देते हैं जो वो पावर गेन करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस एज के अंदर जो है वो मिली जो है। इस एज के अंदर जो है वर्ड्सवर्थ ने जो है वो फोकस किया नेचर के ऊपर जो है, और नेचर को उसने मदर कहा, नेचर को उसने सिस्टर कहा, और उसने कहा कि इंसान के जो ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के वो जो है वो मदर की तरफ आया जाए। इंसान जो है वो सिटी एरियाज़ इंसान को इस तरह सुकून नहीं दे सकते। इस तरह उसने सिंपल डिक्शन के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक फोकस किया कि ऑथर्स को चाहिए कि सिंपल वे के साथ जो है चीज़ों को लिखें। इस तरह एस टी कॉलरिज ने एंशियंट मैरिनर जो है वो बहुत बड़ी जो है वो इसमें उसका ज़िक्र किया गया, पोइम का ज़िक्र किया गया। और इस एज के में जो है एस टी कॉलेज ने जो है वो ख़ास तौर पे जो प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसके हवाले से बहुत बड़ी जो है वो बातें की, और विलियम ब्लेक ने आगे चल के इसकी ही थेरी को जो है वो यूज़ किया एस टी कॉलेज की जो है। तो इसके अलावा जो है वो हमें मिलता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं इंसानी ज़िंदगी में, इसमें एस टी कॉलेज का एक ये भी व्यू हमें जो है वो मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो पोइट ऑफ ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, प्योर पोइट्री जो है वो जॉन कीट्स की मिलती है। ये यंग बॉर्न डाइट जो है ये एक ऐसा 26 ईयर एज में जॉन कीट्स इस दुनिया में से जो है वो गया। इस तरह जो है वो कीट्स के जो है वो ओड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, सोनेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ख़ास तौर पे कीट्स के जो ओड्स हैं, ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू ऑटम है, ओड टू फैंसी है, ठीक है, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न है, और ओड ऑन मेलनकली है। ये ऐसे ओड्स हैं कि जिसके ओड टू साइकी है, ये सारे के सारे वो ओड्स हैं जिसमें वो अपने आर्ट को जो है वो परोता है। और बेशक वो बहुत ज़्यादा बीमार था और इवन देन के नियर डेथ जो है उसने 1-2 साल पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओड्स लिखे जो हैं, पोएं उसके सोनेट्स जो हैं वो लिखी जो है। उसकी एक बड़ी मशहूर जो वो नज़म जो है लबैली डाम सांस मर्सी है। इस तरह इसकी एक पोएम है किड्स की जो है व्हेन आई हैव फियर्स जो है वो इसने इसमें काफ़ी जो है वो वर्क किया है इस पे। और इसमें जो है उसने जो एक रिदम है, ठीक है, उसको ख़ास तौर पे जो है वो फोकस किया अपनी सारी पोइट्री के अंदर जो है। लेकिन अगरचे इसकी ज़िंदगी के अंदर रिदम नहीं था, लेकिन आर्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ रिदम जो है वो हमें मिलता है। इस तरह एक लेम पोइट जो है लॉर्ड गॉर्डन बायरन जो है उसका नाम हमें मिलता है। तो वो अगर हम उसको स्टडी करें तो वो ही वाज है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो मेडिकल लाइन का वो आदमी था, और वो फिर सोल्जर भी बना, बट ही बिकेम लेम इन सम कैजुअल इन सम यू मे से दैट फाइट। और जो उसने भी जो है वो काफ़ी ब्यूटी के हवाले से, स्ट्रगल के हवाले से, ह्यूमन इमोशंस के हवाले से जो है ना उस पर काम किया। इसके अंदर जो है वो हमें ये चीज़ें जो अगर हम स्टडी करें तो रोमांटिक पोइट्री के अंदर जो बड़े बड़े जो है वो नाम है इसके इसी एज में जो है वो एक हमें मिलता है नावल के हवाले से जो है बहुत बड़ा नाम जो है वो जेन ऑस्टन का मिलता है, ठीक है। जेन ऑस्टन ने जो है वो बड़े बड़े नावल्स जो हैं वो लिखे, जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ठीक है, उसके बाद एमा है। इसके हवाले से जेन ऑस्टन ने जो है वो फेमिनिज़म के ऊपर जो है इसके अंदर वर्क किया। उसके अलावा जो है उसने नेचर लाइफ को जो है ह्यूमन इमोशंस, इंटेलेक्ट, सेंसिटिविटी, ये इश्यूज जो है वो ले के जो है वो इसके अंदर आई। तो रोमांटिक एज अगरचे एक बहुत मुखसिर अरसा जो है वो लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है इसके अंदर जो है
वो हमें चीज़ें मिलती हैं। इस रोमांटिक एज के अंदर जो है यूरोप में जो है कार्ल मार्क्स की जो है वो बर्थ होती है, और जो आगे चल के जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसकी फ़िलासफ़ी जो है वो चलेगी। वो तकरीबन लेटर विक्टोरियन इरा के अंदर जो है वो हमें इसका काफ़ी डोमिनेंस हमें मिलता है। तो आजकल के दौर में अगर कार्ल मार्क्स को स्टडी ना किया जाए तो जो है वो लिटरेचर जो है वो इनकम्प्लीट है। तो इसके जो है वो देखते हैं इस एज के अंदर जो है वो सारी की सारी जो हैं वो चीज़ें जो हैं जो आगे चल के लेटर विक्टोरियन इरा में होनी थी, तो इसमें हमें जो मिलना शुरू हो गई। इन लोगों ने अपने राइट्स के लिए जो वो आवाज़ें उठाना जो वो शुरू कर दी। लेकिन आपको बताता चलूँ, ये स्टूडेंट्स इस एज में जो जॉन कीट्स हैं, उसके अलावा जो है वो लॉर्ड बायरन हैं, ठीक है, ये उन्होंने कोशिश तो बड़ी की कि इनको जो है वो फेम मिले, लेकिन अपनी लाइफ में इनको फेम ना मिल सके, और क्रिटिक्स ने इनके वर्क को जो है वो एक रद्दी की टोकरी में उस वक्त जो है वो फेंक दिया। लेकिन इनकी वफ़ात के बाद जो है इनके जो वर्क्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया। कीट्स की पोइट्री में जो है वो हमें चीज़ें मिलती हैं, ख़ास तौर पे हिस्ट्री मिलती है बहुत ज़्यादा जो है, उसके अलावा ब्यूटी मिलती है, उसके बाद नेचर मिलती है, उसके बाद जो है रोमन कल्चर हमें जो है वो मिलता है, उसके अलावा जो है वो सोल मिलती है, उसके बाद इसमें हमें जो है वो लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट भी जो है वो डिक्शन जो है वो सिंपल भी है, ठीक है। उसके बाद एक संजीदा सिरेनिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो बिहेवियर हमें मिलता है। तो ये कीट्स की जो है वो पोइट्री की जो नुमाया कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें मिलती हैं। और कीट्स अपनी सारी की जो उसकी हम पोइट्री जो स्टडी करते हैं उसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में वो एक बात ज़रूर करता है। चूँकि वो बीमार था, ट्यूबरक्लोसिस में था, तो वो उन चीज़ों को बताता है जिससे उसकी जो है वो हेल्थ है, और बड़ी वीक ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वो बात करते हुए जो है वो कहता है। और एक उसकी जो फेमस कोटेशन है, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो वो खुशियाँ, वो गीत जो हैं जो आपने सुने हैं अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो नहीं सुने वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो प्रेज़ सुनना चाहता था। वो जो है वो उसकी जो बिलवड है, ठीक है, फैनी ब्राउन जो है वो उसके साथ वो शादी करना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी ने ना उसको जो है वफ़ा दी आर्ट के हवाले से, ना जो है वो उसको शादी के हवाले से, ना उसकी जो है वो डोमेस्टिक लाइफ जो है उसके हवाले से। उसके पेरेंट्स ने, उसके जो बहन भाई जो हैं किस तरह उससे दूर हुए उसकी बीमारी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें किड्स की लाइफ में, बट इट इज़ कंसीडर्ड के किड्स को सबसे ज़्यादा खूबसूरत शायर जो है, ठीक है, वो फिज़िकल फॉर्म के लिहाज से और आर्ट के लिहाज से जो है वो कहा जाता है, और इसीलिए इसको पोएट ऑफ ब्यूटी का नाम दिया जाता है। तो विक्टोरियन एज जो है अब हमारे सामने है। विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक है। मलका विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो है उनके हवाले से यहाँ पे बात है। 64 साल इनका जो है वो दौर था। तो ये जो है इंग्लैंड की तारीख़ के अंदर जो है एक डिसाइसिव लेडी थी, और इन्होंने इंग्लैंड की तरक्की के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया। बेसिकली ये इस एज को, विक्टोरियन एज को, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं लिटरेचर के हवाले से। फर्स्ट इज़ दैट कि जो है वो अर्ली विक्टोरियन एंड द लेटर विक्टोरियन जो है, इसमें बड़े बड़े नाम आए, इसमें बड़े बड़े जो है वो काम हुए, इसमें सोशल रिफॉर्म्स जो है वो चाइल्ड लेबर लॉज के हवाले से, पेजेंट्स के हवाले से, उसके बाद जो है वो मज़दूरों के राइट्स के हवाले से जो है 1834, 1837, 1841, 44 जो हैं, ये वो दौर थे जिसमें सोशल रिफॉर्म्स के साथ जो है वो बिल पास किए गए। इसके अलावा जो है इस एज के अंदर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के बहुत ज़्यादा काम किया गया, और चार्ल्स डिकन जो है एक बहुत बड़ा नाम जो है इस एज में आता है। इसमें उसने काफ़ी जो है वो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन अपने नॉवेल्स के अंदर जो है वो दिखाई। सोशल स्नॉबरी जो है उसने दिखाई, जो है बड़े बड़े नावल लिखे जो है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ा नावल जो है इसमें उसका ज़िक्र किया गया। उसके अलावा जो है इसमें फेमिनिज़म को पोर्ट्रे किया गया उसके वर्क्स के अंदर जो है। हार्ड टाइम एक बहुत बड़ा नावल सोशल सिनेरियो के अंदर इसको डिपिक्ट किया गया। और जो सबसे बड़ा नावल जो है, जो चार्ल्स डिकन का कंसिडर किया जाता है, वो है पिकविक पेपर्स। और इसमें कैरेक्टर्स जो हैं
वो लातादाद हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं उसमें एनलिस्टेड हैं। उसके अलावा जो है हमें इस एज के अंदर जो है वो टॉमस हार्डी जो है वो भी मिलते हैं। और टॉमस हार्डी जो है वो उनका ज़िक्र जितनी देर तक ना किया जाए जो है वो जो है वो रॉन्ग हो गई। टेस्ट ऑफ द डुर्बरविल्स जो है बहुत ज़्यादा, उसके बाद द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है, ठीक है, द पेंटर जो है बहुत बड़ा, उसके बाद जो है वो द ब्लू आइज़ जो हैं, ठीक है, इसमें पीसीस ऑफ आर्ट हैं टॉमस हार्डी के जो हैं। और इसमें नेचर की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है इसने लिखा। और फियर फ्रॉम द नेचर जो है उसके ऊपर फोकस हुआ। जैसे रोमांटिक एज में जो है वो जिक्र किया गया कि नेचर जो है उसके साथ लगाव करना चाहिए, लेकिन जो विक्टोरियंस हैं ये नेचर से एक फियर का जो उनसर है उसको पेश किया गया। यहाँ पे दूर दराज के इलाकों को इसके नॉवेल्स में जो है वो दिखाया गया। और जो है वो लेकिन जो है वो ख़वातीन की एक्सप्लॉयटेशन या जो उनके राइट्स ऑफ लेडीज़ हैं उनको जो है वो पोर्ट्रे इसके अंदर किया गया। इवन देन के जो है अगर हम नावल पढ़ते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है, जो कि जेम्स हिल्टन ने लिखा है, बेशक ये 20वीं सदी में लिखा गया है, लेकिन उसके अंदर जो डिपिक्शन है वो लेटर विक्टोरियन इरा की है कि किस तरह जो है वो जो है वो डेथ हुआ करती थी बच्चों की जो है, और किस तरीके से जो है ख़वातीन जो है वो एजुकेशन की तरफ जो है वो डोमिनेंट होना शुरू हो गई। किस तरह सोशल गैदरिंग्स के अंदर जो है उनको इनविटेशन जो है वो मिलेगी। किस तरह जो है इंसान इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है इंसान जो है वो पेन का शिकार है। इसकी एक मशहूर कोटेशन जो है वो ये है, एज़ फ्री वी सीम सो फास्ट फैटेड वी आर। जितने हम आज़ाद लगते हैं उतने हमारे पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो हार्डी जो है बेसिकली जो है वो एक फैटलिस्ट भी कंसिडर किया जाता है, जिसको फेट के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है। स्टायर भी है, आयरनी जो है वो ज़िंदगी का हुस्न है। आयरनी के बगैर जो है वो ट्रेजिडी नहीं है, आयरनी के बगैर जो है लॉस नहीं है। ठीक है, कोई भी पीस ऑफ आर्ट पढ़ें जो है, चाहे वो कॉमेडी क्यों ना हो, चाहे वो ट्रेजिडी क्यों ना हो, आयरनी जो है वो हर सूरत है, चाहे वो वर्बल है, ठीक है, और चाहे वो जो है सिचुएशनल है, चाहे वो ड्रामेटिक है, व्हाट्सएवर आयरनी जो है वो एग्जिस्ट हर फॉर्म में जो है वो करती हमें नज़र आती है, शुरू से लेके लास्ट तक जो है। उसके बाद जी अगर हम इस एज के अंदर जो है वो ब्रोंटे सिस्टर्स का जिक्र होता है, ठीक है, मैरी ब्रोंटे और शार्लोट ब्रोंटे जो है वो उनका जिक्र किया जाता है। इसमें बड़े और जो है वो बड़े नाम हमारे सामने आते हैं। डियर स्टूडेंट, इस एज के अंदर जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो काम होना जो है वो शुरू हो गया। और ये जो साइकोलॉजी के ऊपर जो वर्क है इसने अपनी राहें जो है वो काफ़ी हद तक ली। उसके बाद जो है अगर हम जो कार्ल मार्क्स को स्टडी करते हैं तो कार्ल मार्क्स के हवाले से भी यही बात आती है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स हैं, ठीक है, इंसान की जो है वो उसके जो फाइनेंस हैं वो किस हद तक जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं उसके सोशल कल्चर पे, उसके सोशल बिहेवियर पे, उसकी सोशल रिकॉग्निशन जो है किस तरीके से जो है वो इसके साथ आती है। इसमें ब्यूटी की एक्सप्लॉयटेशन इस एज के अंदर मिलती है, और मनी जो है वो एक मैमन वर्शिप की तरफ जो है वो बिहेवियर जाता हुआ मिलता है। कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो हैव एंड हैव नॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मॉडर्न लिटरेचर में बहुत वाज़े जो है वो नज़र आएगा, या हम उसको देखेंगे। इसमें इस एज के अंदर जो है एक और बड़ी नुमाया चीज़ जो है वो हमें मिलती है साइंस की दुनिया के हवाले से। जो डार्विन के जो नज़रियात हैं, एवोल्यूशन थ्योरी जो है उसके हवाले से कि इंसान क्या था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। मज़हब के हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे बातें जो हैं वो की गई। और लेकिन जो है उसकी थ्योरी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे थी, और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा गया इसके हवाले से। और ये चीज़ जो है वो बहुत इसने इफ़ेक्ट किया मॉडर्न लिटरेचर को, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को जो है, और इवन दैन के जो लेटर विक्टोरियंस हैं उनको भी जो है। और एक और चीज़ बताते चलें, इस एज के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो नावल जो है बारचेस्टर स्ट्रॉवर्स जो है वो लिखा गया, जिसमें दोबारा जो है ऐसे हमें फ़ील हुआ कि जैसे हम जो है वो मिडल एजेस के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जो चर्च के ऊपर जो है वो अगेंस्ट आयर हुआ।
तो ये समझें कि ये तकरीबन आखिरी फेसेस थे यूरोप के अंदर जो चर्च की डोमिनेशन के थोड़ी बहुत जो है। उसके बाद जो है यूरोप ने जो है वो बेसिकली जो है वो मैकेनाइजेशन के ऊपर वर्क किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर वर्क किया, इंसानी जो है वो ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर जो है वो कोशिशें शुरू हो गई, और मज़हब से बालातर हो के जो है वो सारी चीज़ें जो है, चाहे इंसान का कोई भी मज़हब है, यूरोप में इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी कि जितना कि वर्क वर्थ रिसर्च जो है उनको जो है वो सराहा गया। शायद यही वजह है कि आज जो है वो पूरी दुनिया जो है वो यूरोप की तरफ जो है वो बैंड ज़्यादा जो है वो उनका माइंड है कि वहाँ पे प्रोग्रेस है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मॉडर्न लिटरेचर है। मॉडर्न लिटरेचर के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि 1901 से लेके 1965 तक जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर 1901 से 1965 यूरोप की तारीख जो है, इसने जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ देखा, बहुत हॉरिबल थिंग्स भी देखें। इसके अंदर बड़ी तरक्की भी यूरोप ने जो है वो देखी। इसमें जो वर्ल्ड वार वन है 1914 से 1917 तक, और 1939 से 1945 तक जो है, ये यूरोप की तारीख में जो है ये ख़ास तौर पे जो डार्क एजेस जो हैं वो दोबारा हमें जो है वो मिलते हैं। और इस तौर से एक मेगा डिस्ट्रक्शन जो है वो आई यहाँ पे, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो बॉम्ब गिराए और सेकेंड वर्ल्ड वार में। और जबकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो बेसिकली एक मेजर की जो है वो डेथ के ऊपर जो है वो यूरोप में हुई। और पूरी उस इस जो है वो डेथ जो है, ये जो डेथ थी, जो मर्डर था, इसके पूरी के पूरे यूरोप को जो है इसमें ले लिया। इसके अलावा इसमें जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इस एज के अंदर हुई। इसमें जो है वो हवाई जहाज़ का जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया जॉनथन स्विफ्ट ने 18th सेंचुरी के अंदर, वो हमें 200 साल के बाद जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो मिलता है। राइट ब्रदर्स ने, उसके बाद आइंस्टाइन की थ्योरी जो है, ठीक है, उसने यहाँ पे मार्कोनी की जो रिसर्च है ये कि कम्युनिकेशन के हवाले से जो है वो हमें मिलती है। उसके बाद बहुत सारी आईटी की फील्ड के हवाले से जो है, कंप्यूटर के हवाले से जो है वो चीज़ें जो है वो मिलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो वो मिलती हैं। उसके बाद जो है सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है, ठीक है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो है उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथर्स ने जो है वो लिखा। फिक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ। जो हम इस दौर के अंदर चीज़ हुई, शॉर्ट स्टोरी का जो है वो ट्रेंड मॉडर्न लिटरेचर में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। इससे पहले भी लिखी जाती थी, लेकिन जो है लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, जिसकी वजह से जो है लोग शॉर्ट स्टोरी की तरफ आए, नोवेला की तरफ आए। चूँकि नावल एक लॉन्ग टेक्निक हुआ करती थी, और नोवेला या फिर जो शॉर्ट स्टोरी है उसके ऊपर जो है काम होना शुरू हो गया। और इसके अंदर बड़े बड़े जो है वो शॉर्ट स्टोरी ऑथर्स जो है वो हमारे सामने आते हैं। इसमें जो है मैन्सफील्ड पार्क है, ठीक है, गाय डी मॉपेज़ा हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है ई एम फोस्टर हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें जो है उसके अलावा जो है वो हमें जो है बहुत सारे नावल जो हैं हम देखते हैं, जैसे ई एम फोस्टर का जो नावल है पैसेज टू इंडिया जो है, ये बहुत बड़ा नावल जो है इसमें लिखा गया। विलियम गोल्डिंग का नावल जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, वो हमें जो है वो हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। इसके अलावा जो है वो हमें एक फ़िज़ा मिलती है, जैसे पोइट्री के हवाले से भी देखें तो टी एस इलियट का बहुत बड़ा नाम जो है वो हमें मिलता है, जिसमें वेस्ट लैंड है, ठीक है, जिसमें टोटल ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उनकी जो सिविलाइजेशन है, और एक जो लॉस्ट वैल्यूज़ हैं वार की वजह से, कल्चर जो है वो किस तरह जो है वो डिस्ट्रॉय हुए, वो हमें जो है वो मिलते हैं। उसके बाद ये चीज़ जो है अगर हम देखें, उसके जो प्लेस हैं, ठीक है, वो हमें जो है वो मिलते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है, जिसमें द मर्डर ऑफ कैथेड्रल, इसके हवाले से जो है वो ये ड्रामा इसका जो बड़ा फेमस हुआ जो है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो हेनरिक जोहान इब्सन के ड्रामास हैं, उन्होंने ब्रेक कर दिया और एक नई जो है वो राहें दे दी।
ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के हवाले से बातें शुरू हो गई, प्रॉब्लम प्ले के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क किया गया। इसके अलावा जो है वो रियलिस्टिक ड्रामास जो हैं उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क हुआ। और डॉल्स हाउस है, उसके बाद जो ये देखें हेनरिक जॉन इब्सन का ये एक बड़ा मेजर जो है ड्रामा हमारे सामने जो है वो आता है, डॉल्स हाउस। उसके बाद वाइल्ड डक है, बहुत फेमस जो है वो एक नई मुआशरे के अंदर जो है वो जो राहें जो हैं वो खुली, और राइटर्स ने जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा जो है वो लिखना शुरू किया जो है। एडवर्डियन पोइट्री जो है इस एज के अंदर हमारे सामने आए जो है वो आई। और ख़ास तौर पे सिम्बोलिसिज़म, ये देखें सिम्बोलिज़म और सिम्बोलिसिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। पर्सनल सिम्बल जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया मॉडर्न लिटरेचर के अंदर जो है, यानी कि ऑथर जो है इमेजेस एंड इम्प्रेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। इज़रा पॉन्ड इस हवाले से जो है वो सामने आए। टेड ह्यूज़ ने बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो वर्क किया। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस एज के अंदर अमेरिकन लिटरेचर के हवाले से हमें बहुत बड़ा नाम जो है वो मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तानी ऑथर्स को इसमें स्टडी करें तो इसके अंदर जो है रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है उसकी राहें भी हमें नज़र आती हुई जो है वो मोहसिन हामिद की मिलती हैं, कि किस तरह उसने यूरोप में टाइम गुजारा, किस तरह उसको जो है वो वहाँ पे जो है ना उसके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। वो हम कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में आके जो है उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। किस तरह पाकिस्तानी लिटरेचर, किस तरह वर्ल्ड लिटरेचर जो है इसमें डिस्कस होना शुरू हो गया। किस तरह जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है रिसर्च के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुआ, और इसको एकेडमिक लेवल के ऊपर जो है इस तरह इन चीज़ों को जो है पोर्ट्रे किया गया। ये सारी राहें मॉडर्न लिटरेचर ने जो है वो दे दी। नेचर को इसमें किस तरह यूज़ किया गया, और किस तरह डिस्ट्रक्शन फियर जो है, किस तरह इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी जो है वो हमें जो है वो मिलती है। किस तरह इंसान जो है वो एक कॉग है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर समझ लें जो है वो फेंक दिया जाता है। और किस तरह जो हिपोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको दिखाया गया कि इंसान जो है इन चीज़ों में किस हद तक जो है वो जो है वो इन्वॉल्व है। किस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज़म को जो है वो दिखाया गया कि स्ट्रक्चरलिज़म किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है रीडर जो है वो किस तरीके के साथ जो है उसको अथॉरिटी दी गई, किसी जो है वो सुपर रीडर कौन है, कि कैसे वो टेक्स्ट को पढ़े। पहले ये होता था कि ऑथर इज़ द इम्पॉर्टेंट जो है, लेकिन अगर हम मॉडर्न लिटरेचर को देखें तो ओपन एंडेड लिटरेचर ज़्यादा लिखा गया, जिसमें ऑथर जो है वो उसने चीज़ों को जज करना था। तो इसके अलावा जो है अगर हम देखें थिएटर ऑफ एब्सर्ड के हवाले से सैमुअल बेकेट जो है वो हैरल्ड पिंटर, इतने बड़े नाम जो हैं वो हैरल्ड पिंटर जो है वो इसका केयर टेकर में उसने बहुत ज़्यादा ह्यूमन एग्जिस्टेंस को शो किया कि एब्सर्डिटी इस लेवल पे चली गई जो है। और जो है इसके अलावा जेम्स जॉयस के इतने नावल जो है ये जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो मिलते हैं। यूलिसिस है उनमें से एक बहुत बड़ा नावल जो है। तो डियर स्टूडेंट, मॉडर्न लिटरेचर के अंदर जो है एक डाइवर्सिटी है। ये समझे कि पिछली तमाम एजेस में जो कुछ हुआ यहाँ पे आके उसको जो है वो सारा कुछ जो है पेश करने की मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो पेश जो है वो की है एफ़र्ट्स जो हैं। अब ये लास्ट एज है हमारे पास जो है, इसमें एज में क्या है, इसको हम जो है वो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर भी कहते हैं, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर भी कहते हैं, और ग्लोबल लिटरेचर जो है ये भी कहा जाता है। ये 1965 से टिल नाउ जो है, तो इस एज ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मॉडर्न लिटरेचर में देखी जो है, तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो हम देखते हैं। यूरोप के जो साइकोलॉजिकल उभरते हुए स्फीयर मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। डिजीज़ के हवाले से जो है वो बात होगी, आईटी के हवाले से जो है वो बात होगी। इसके अलावा जो है इस एज के अंदर जो है एक ख़ास प्रोपेगेंडा हमें जो है वो 9/11 के वाक़े के बाद जो है वो इस्लामाइजेशन के हवाले से जो है वो मिलता है। किस तरीके के साथ यूरोप ने जो है वो इसके इसके चीज़ के साथ जो मज़हब के साथ इस्लाम मज़हब के साथ जो अटैच करने की कोशिश की, और किस तरीके के साथ जो है
वो उनको मुस्बत इस बात के बारे में जो है वो जवाब दिया गया, और किस तरह बीच में जो है वो और चीज़ें जिसको कहते हैं कि फेमिनिज़म ने जो है वो काम किया, पाकिस्तानी ऑथर्स जो हैं वो सामने आ गए। यहाँ पे एशियन लिटरेचर जो है वो बड़ा जो है वो डोमिनेंट हुआ, और खूबसूरत अंदाज के साथ सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया। एक बहुत बड़ा नावल जो है आइस एज जो है वो लिखा गया। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह जो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है यूरोप में, जो वो इंग्लैंड के हवाले से हमें मिलती है। और ख़ास तौर पे जो है वो मोहसिन हामिद का जो नॉवेल्स हैं, मौत स्मोक जो है, उसके बाद रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है वो वो हमें मिलते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन ऑथर्स जो हैं वो हमें हमारे सामने जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। वो तो मॉडर्न लिटरेचर में भी आ गए, जो है जैसे अमृता प्रीतम है, ठीक है। ये पार्टीशन लिटरेचर जो है वो हमें इसमें मिलता है। लेकिन ये जो पार्टीशन लिटरेचर है ये चलता रहता है आगे जो है। उसके बाद जो है वो ख़ास तौर पे कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है इसने ले लिया, और यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसमें आज़ाद हुए। यूएनओ के मेंबर्स की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक बड़ी जो है, और इसके अलावा जो है वो एफ़र्ट्स की गई, और ग्लोबलाइजेशन जो है उसके ऊपर बड़ा वर्क हुआ। ख़ास तौर पे जो है यूएनओ का जो रोल है वो बड़ा फैलता गया, और किस तरह जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने किस तरह जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, और किस तरीके के साथ जो है वो एक ब्लॉक्स बनना जो है वो शुरू हो गए। और ये चीज़ इससे जो है किस तरह गरीब ममालिक को इनका जो है वो इम्पैक्ट हुआ, और किस तरीके के साथ जो है वमेन इमेंसिपेशन के हवाले से जो है वो बातें शुरू हो गई। किस तरह इम्पोर्टेंस ऑफ मैन के ऊपर जो है वो बातें जो हैं वो होना शुरू हो गई। तो इसके अंदर जो है एक पाकिस्तानी ऑथर जो हैं बेप्सी सिद्धवा जो है, उन जो है वो बड़ा उनका नाम है, और उनको जो है वो कदर की निगाह से देखा जाता है लिटरेचर की दुनिया में। ख़ास तौर पे जो उनका नावल जो है वो द क्रो ईटर्स जो है वो एक, चूँकि वो एक पारसी ऑथर हैं तो उस हवाले से जो है वो काफ़ी जो है ना लोग उनको ऑनर देते हैं कि वो एक ख़ातून होने के नाते, और एक जिसको कहते हैं कि वो एक अपाहज हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त उनकी की जाती है। कि ये जो हैं बेशक ये तादाद में थोड़े हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा जो है वो अच्छा वर्क किया है। और क्रो ईटर्स के अंदर वो अपने मजहबी जो पहलू जो हैं, जो एक ऐसा मज़हब जिसके ऊपर बहुत कम ऑथर्स ने लिखा, इसने जो है वो रोशनास जो है वो कराया। लाहौर के कल्चर को, कराची के कल्चर को, यूरोप के कल्चर को जो है बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ जो है द ब्राइड का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके अंदर नावल के अंदर उसने जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेप्सी सिद्धवा ने जो है इनको हाईलाइट किया जो है। तो इसके अलावा जो इसके अंदर जो एज है, इसके अंदर कंप्यूटर ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। किस तरह जो है कनेक्शन जो है वो हुए, और बहुत सारे जो है लिटरेचर के हवाले से इंटरनेशनल सेमिनार्स का जो है वो इनका जो है वो होना शुरू, राइटर्स जो हैं वो आपस में जो है किस हद तक जो है वो इनका वर्क होना जो है वो शुरू हुआ। और लिंग्विस्टिक्स के हवाले से जो है ख़ास तौर पे मॉडर्न लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो काम हुआ। इसमें जो है चॉम्स्की और जो स्किनर्स हैं उनके जो नज़रियात हैं वो बड़े इफ़ेक्ट किया लैंग्वेज के ऊपर जो है। और मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में जो है वो हम इनको जो है वो बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज़ जो हैं वो गेनर्स जो थे वो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिए गए। और ख़ास तौर पे जो है वो यूरोप का हम रुझान देखते हैं कि इस एज में जो नोबेल प्राइज़ हैं वो रुझान होना शुरू हो गया। वो जो है सब कॉन्टिनेंट के आथर्स की तरफ भी जो है। और जो हम देखते हैं लिटरेचर में जो रविंद्रनाथ का जो ज़िक्र है वो इंडियन पोइट के, जिसको वो एक सेंट पोइट जो है वो कंसीडर करते हैं और नेशनल कंसीडर करते हैं। जैसे हम इकबाल को जो है वो बहुत ज़्यादा सराहते हैं, इसी तरह ट्रांसलेशन स्टडीज़ के ऊपर बड़ा वर्क जो है वो
कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा हुआ, ख़ास तौर पर ट्रांसलेशन स्टडीज़ में जो पाकिस्तान के बहुत सारे सूफी अकराम हैं उनका जो है वो उनकी जो ट्रांसलेशन जो है वो सामने इकबाल की पोइट्री जो है उसको ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद जो है नून मीम राशिद जो हैं, जो हमारे एरिया के एक नामवर शायर हैं, उनके हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा उनके वर्क्स को इंग्लिश में जो है वो यूरोप के अंदर जो है उनकी ट्रांसलेशन जो है वो की गई जो है। तो ये ओवरऑल जो है हम देखते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न जो है लिटरेचर है या ग्लोबल लिटरेचर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ही पहले तो मॉडर्न लिटरेचर में इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी हुआ करती थी, अब यहाँ पे इंडिविजुअल वर्सेस वर्ल्ड का जो है वो सामने आ गया। और यहाँ पे जो है वो हमें एक ऐसी चीज़ जो है वो दिखाई दे रही है कि ख़ास तौर पे जो है वो अब ब्लॉक्स की जो पॉलिटिक्स है वो हमें लिटरेचर में बहुत जो है ना वाज़े जो है वो मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो लैंग्वेज है वो भी एज़ कम्प्लेक्स जो है वो हमें इसमें मिलती है, और लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिंपल होती गई। ख़ास तौर पे जो कोई भी हम देखते हैं कि ग्लोबल लिटरेचर के अंदर जो है वो एलिप्सिस का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, डॉट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, चाहे नावल्स लिखी गई, पोइट्री लिखी गई। और वो ऑथर्स जो हैं उन्होंने, चूँकि सोसाइटी में स्पेस थी, इसलिए डैशेस और हैश का इस्तेमाल किया गया, कर्व्स का इस्तेमाल किया गया। रीडर्स जो हैं वो अथॉरिटी बना के जो है वो सामने रखी गई, और लॉन्ग सेंटेंसेस जो हैं वो भी लिखे गए, शॉर्ट सेंटेंसेस जो हैं उनका इस्तेमाल भी जो है वो हमें मिलता है। तो ये था एक जो है वो डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है वो बड़ा सस्सी सा जो है मैंने कोशिश की है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जो है वो एक ऐसे जो है वो पेश करने की, थोड़े से टाइम के अंदर जो है मैक्सिमम चीज़ों को बयान करने की। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने रेनेसेंस पीरियड के अंदर जो है उसके ऊपर मैंने डिटेल बातें नहीं की। इंशाल्लाह उसमें आप मेरी सेपरेट वीडियोस जो हैं वो शेक्सपियर के हवाले से, क्रिस्टोफर मार्लो के हवाले से, उसके बाद सर फ्रांसिस बेकन के हवाले से जो है, बेन जॉनसन के हवाले से जो है ये आप देखेंगे। चूँकि फिर ये लेक्चर जो है, चूँकि अभी ये काफ़ी लंबा है तो फिर और ज़्यादा हो जाना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एजेस हैं, इनको आप प्रिपेयर करें, और जो हायरार्की है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो किंग्स और क्वींस जैसे आए जो है उनका ज़िक्र जो है वो आप बड़े डिसिप्लिन वे में याद करें। इसी तरह इन एजेस को याद करें, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आई होप सो आप इख्तिलाफ़ राय का हक़ रखते हैं। अपने मुस्तफ़ीज़ आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो चीज़ अच्छी लगे उसको भी अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें जो है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। अस्सलाम वालेकुम।